हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 151 की राय। आज जो हमने डिस्कस करने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो रहे, जो काफ़ी सारे जो एक्ट रहे यानी रिफॉर्म के बारे में वो हमने डिस्कस करने वाले। एंड किसने जो कि कौन सी एक्ट लाए थे, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट है ना, काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 क्या आ रहा है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो ये है वॉरेन हास्टिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वॉरेन हास्टिंग। क्लियर? एंड ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने जो मतलब बने, यानी जो क्या ही बताओ, मतलब जो गवर्नर जनरल बने बंगाल की, कौन सी एक्ट के तहत जानते हो ना, वो था अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773, रेगुलेटिंग एक्ट जो कि था 1773। क्लियर? ध्यान में रखिएगा, इसी के तहत जो कि इन्होंने बने थे। फिर बात करें जो कि इसी ईयर में इसी एक्ट के तहत, यानी ये कौन सी एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसी एक्ट के तहत और एक स्थापना करी गई थी। वो है जो कि स्थापना करी गई थी, मतलब एस्टेब्लिश करी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। क्लियर? कौन सी प्लेस में पहली बार जो स्थापना करी गई थी, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता में। क्लियर? एंड कौन सी ईयर में स्थापना करी गई थी, 1774 में। ध्यान में रखिएगा, और ये भी ध्यान में रखना। एंड जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई, वहाँ 1 चीफ जस्टिस होते थे, 1 चीफ जस्टिस, इसके साथ 3 अदर जजेस होते थे। ध्यान में रखिएगा। एंड फर्स्ट चीफ जस्टिस पूछे तो वो था एलिजा इम्फे। ध्यान में रखिएगा, एलिजा इम्फे काफ़ी बार पूछा जाता है, नाम लिख देता हूँ, एलिजा इम्फे। आगे देखते हैं। वॉरेन हास्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने एंड सर्विंग फ्रॉम 1774 से लेकर 1785 तक इन्होंने रहे। अपॉइंटेड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इन्हें अपॉइंटेड करवाया गया था। ही सेंट्रलाइज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड अबोलिश द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, जो कि डुअल जो गवर्नमेंट सिस्टम था इसे ख़त्म करी। एंड एस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई। कौन सी ईयर भी ध्यान में रखिएगा। एंड फर्स्ट जो चीफ जस्टिस बने वो जो एलिजा इम्फे है वो भी ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 2, व्हिच ईयर एक्ट, मतलब कौन सी ईयर के एक्ट है, इज ऑल्सो नोन एज द हाफ लोब सिस्टम। मतलब ये बताइए कौन से एक्ट है जिसे कि हाफ लोब सिस्टम कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, वो है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कौन सी ईयर में आए थे, 1784 में। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ये किसने लाए थे, ये जानते हो ना। पिट्स इंडिया एक्ट जो ये जो नेम दी गई थी ना, पिट्स इंडिया एक्ट, वो है विलियम पिट्स के नाम पर, नेम्ड आफ्टर विलियम पिट्स। विलियम पिट्स जो कि विलियम पिट द यंगर थे। ध्यान में रखिएगा, इनके नाम से जो कि ये नाम पड़े क्या रहे, पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 के तहत इसे कहा जाता है हाफ लोब सिस्टम। द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या रहे, द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इज समटाइम्स रेफर टू आज द हाफ लोब सिस्टम कहा जाता है, और डिस्क्राइब आज द एस्टेब्लिशिंग ए डुअल सिस्टम और कंट्रोल कहा जाता है। इट वॉज कल्ड दिस बिकॉज इट इज़ द स्प्लिट अथॉरिटी बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अथॉरिटी थे एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके साथ भी दोनों के हाथों में जो कि अथॉरिटी थे, तो इसीलिए कहा जाता है हाफ लोब सिस्टम। एंड रेदर देन गिविंग द कंप्लीट कंट्रोल टू अदर पार्टी, मतलब किसी के हाथों में मतलब कंप्लीट पावर नहीं थे, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में एक पावर रहे और एक रहे ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान में रखिएगा। खैर आगे देखते हैं। नंबर 3, व्हिच एक्ट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरी टू कम टू इंडिया टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। जो असल में ये जानते हो ना, अगर आपको पूछा जाए जो हिंदुइज्म रहे, इसकी जो होली बुक रहे वो कौन सी रहे, काफ़ी सारे रहे ना, गीता रहे, भागवत रहे, है ना, गीता रहे, भागवत रहे, रामायण रहे,
एंड काफ़ी सारे रहे। एंड और तो कुरान पूछे तो वो तो क्या रहे, इस्लामिक की रहे। एंड क्रिश्चियनिटी की वो बाइबल रहे, है ना। जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करी किसने, यीशु क्रिस्ट ने। यीशु क्रिस्ट के जन्म जो रहे, बॉर्न हुए थे, वो उनका फादर का नाम जानते हो ना, वो था, क्या बोल रहा हूँ, माँ का नाम मैरी था। यस, फादर का नाम याद आया, वो है क्या था, जोसेफ था। बस ध्यान में कहा जाता है कि जोसेफ जो कि इन्होंने फोस्टर फादर थे, बट बस क्या ध्यान में रखिएगा कि इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है भी एग्जाम में। तो मैरी था एंड फादर का नाम जोसेफ था एंड इन्होंने एक कारपेंटर हुए करते थे, है ना, जो क्रिश्चियनिटी। खैर, तो क्या कर रहे हैं असल में, जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए क्रिश्चियनिटी को कौन से एक्ट के तहत जो क्रिश्चियनिटी मिशन की स्थापना करी गई थी, एंड ये था चार्टर एक्ट 1813। कहाँ रहा है 1813, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चार्टर एक्ट 1813। क्लियर, इसी एक्ट के तहत जो कि क्रिश्चियनिटी मिशन को, मतलब मिशनरी को प्रमोट करने के लिए, मतलब और एक पैसा भी रखी गई थी जो कि 1 लाख रुपीज़ दी गई थी। फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपीज़ दी गई थी, ध्यान में रखिएगा। तो मतलब क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। आगे देखते हैं द चार्टर एक्ट जो कि 1813, ऑल्सो नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 भी कहा जाता है, अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू एंटर इंडिया एंड प्रोपागेट देयर रिलीजन। दिस एक्ट ऑफिशियली जो कि लिफ्टेड प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन एनेबलिंग जो कि मिशनरीज टू सेट अप जो कि इंस्टीट्यूशन एंड प्रमोट द क्रिश्चियनिटी वाइल renewing the company and charter for and character for the 20 year। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है नंबर 4, which act also known as सेंट हेलेन एक्ट। कौन से एक्ट को सेंट हेलेन एक्ट कहा जाता है, ये है सेंट हेलेन एक्ट। ये भी चार्टर एक्ट है, 1833 एक्ट जो रहा है, चार्टर एक्ट 1833 लिख देते हैं बस। 1833 के एक्ट है, इसे कहा जाता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेंट हेलेन एक्ट कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। एंड इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो रहा है ना, ये कन्वर्टेड करी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान में रखिएगा। सॉरी, आपको अभी बताया ना, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वो वॉरेन हास्टिंग थे, है ना, वॉरेन हास्टिंग थे। एंड मतलब इसी एक्ट के तहत 1833 एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट के तहत जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो रहे, वो कन्वर्टेड करवाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर। एंड फर्स्ट जो बने थे वो था, कौन बने थे, फर्स्ट जो इंडियन गवर्नमेंट बने थे यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ध्यान में रखिएगा। हालांकि हमें इनके नाम से पहले लॉर्ड उपयोग करना नहीं चाहिए, फिर भी विलियम बेंटिक काफ़ी सारे काम भी करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड क्योंकि सारे के सारे जो, बस खैर वो रहने देते। तो विलियम बेंटिक जो कि थे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर इतनी सी बात। आगे देखते हैं डिटेल में। द चार्टर एक्ट 1833 ऑल्सो नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 भी कहा जाता है। और द सेंट हेलेन एक्ट 1833 इज ए लैंडमार्क ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट दैट जो कि लीगलाइज ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ द इंडिया एंड एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टी एंड चाइना ट्रेड जो मोनोपोली रही, इसे ख़त्म करी गई थी, चाइना जो ट्रेड मोनोपोली। इट इज़ नोन एज द सेंट हेलेन एक्ट कहा जाता है। एंड बिकॉज इट ट्रांसफर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट हेलेन जो कि आइसलैंड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन के हाथों में जो सारे के सारे पावर रहे वो क्राउन के हाथों में चले गए थे, मतलब जो कि ब्रिटिश के हाथों में चले गए थे। ध्यान में रखिएगा, मतलब जो ध्यान में रखिएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी रही ना, इनके हाथों से जो कि जो पावर है वो चला गया था। नंबर 5 बताना क्या रहे, which act introduce open competition for civil services, which act introduce open competition for civil services, कौन से एक्ट को कहा जाता है, which act introduce open competition for civil services, सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन, ये कौन से एक्ट को कहा जाता है, ये है चार्टर एक्ट 1853। यस, चार्टर एक्ट 1853 जो कि इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज के लिए जो ओपन कंपटीशन शुरुआत करी थी वो चार्टर एक्ट 1853 ने। क्लियर।
द सिस्टम ऑफ ओपन competition फॉर द इंडियन सिविल सर्विस was introduced by the Charter Act 1853. This act ended the patronage system of the court of direction and established a merit based जो कि recruitment and process which was later strengthened by the appointment of the Macaulay Committee in 1854. आगे देखते हैं. Number 6. Which act changed the designation of a governor general of India to that of Viceroy of India. कौन सी एक्ट के तहत चेंज करवाया गया था डेजिग्नेशन ऑफ ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो रहे, इससे चेंज कर वाइसराय ऑफ इंडिया करी गई थी. तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. कहाँ रहे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 1858 इसे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. क्लियर. एंड फर्स्ट जो देखिए जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देखिए पहले क्लियर, फिर से क्लियर करता हूँ. पहले हमने डिस्कस करी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. क्यों हमने डिस्कस करी? क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था, वो था वारेन हास्टिंग, पहले गवर्नर जनरल थे. फिर हमने डिस्कस करी गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल रहे, बस सुनना, ध्यान में सुनना, माइंडफुली सुनना, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे इससे हटाया गया और क्या करी गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करी गई. कौन सी एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833. क्या भूल गए? अभी हमने डिस्कस कर रहे थे, है ना. 1833 चार्टर एक्ट 1833 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो शब्द रहा ये जोड़ी गई. क्लियर. फिर ये तो हो गया क्लियर. फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो रहे ना, इसे हटाकर वाइसराय ऑफ इंडिया करी गई. कौन सी एक्ट के तहत? ये क्वेश्चन में यही पूछा गया है. क्लियर. वाइसराय ऑफ इंडिया करी गई है, वो है 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. क्लियर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ध्यान में रखिएगा. एंड फास्ट जो वाइसराय बनते हैं ना, वो कौन बनते हैं? वो है लॉर्ड कैनिंग बनते हैं. गधा कैनिंग भी कह लो, बस लॉर्ड तो नहीं लगना चाहिए. कैनिंग बने. कौन बने? जो फास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बने वो है कैनिंग. क्लियर. एंड फिर ध्यान में रखिएगा. एंड इन्होंने जो कि ख़त्म करी थी, जो एनेबल द सिस्टम यदि डुअल गवर्नमेंट जो सिस्टम था, ये भी ख़त्म करवाया गया था इसी एक्ट के तहत. आगे देखते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ द वाइसराय ऑफ इंडिया करी गई थी. पास इन द आफ्टर मार्च ऑफ द 1857 रिवोल्ट. दिस एक्ट ट्रांसफर पावर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश काउंट को ट्रांसफर करी थी पावर. एंड मार्किंग द वाइसराय द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनार्च. लॉर्ड कैनिंग सर्व आज द फर्स्ट वाइसराय के रूप में सर्व करी है. नंबर 7. विच ईयर एक्ट नोन एज मल्लेमिंटो, ये तो गलत लिखी है, फिर भी लिख देता हूँ. इसे मल्लेमिंटो रिफॉर्म कहा जाता है ना, ध्यान में रखिएगा. MAORLEY से तो देखिए मल्लेमिंटो, मिट्टो नहीं मिंटो, MINTO, मल्लेमिंटो रिफॉर्म कहा जाता है. कौन सी एक्ट? 1909. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 1909 इंडियन जो काउंसिल एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट को कहा जाता है मल्लेमिंटो रिफॉर्म कहा जाता है. क्लियर इतनी सी बात. आगे देखते हैं. द मल्लेमिंटो रिफॉर्म आर एसोसिएटेड विद द इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि 1909 एंड नेम्ड आफ्टर द लॉर्ड मल्ले के नाम से रखी गई थी. एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया. एंड लॉर्ड मिंटो वाइसराय थे. जो मल्ले था, मल्ले कौन था? सेक्रेटरी ऑफ द इंडिया स्टेट ऑफ इंडिया के थे. एंड लॉर्ड जो मिंटो रहे वो वाइसराय थे. दिस एक्ट इंक्रीज इंडिया पार्टिसिपेशन जो कि पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड फेमसली इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम एंड इफेक्टिवली लीगलाइज जो कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो रहे इससे जो कि लीगलाइज करी थी. ध्यान में रखिएगा. नंबर 8. मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. ये इसे और कौन से नाम से जाना जाता है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. मल्लेमिंटो रिफॉर्म पूछे तो वो 1909 की बात है. एंड ये जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड पूछे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रहे. क्लियर इतनी सी बात. 1909 में पता ही होगा ना जो क्या हुए थे, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था. खैर पंजाब की जो अमृतसर में हुआ था, है ना, जो किसने करी थी? जनरल ओ डायर ने जो कि आदेश दी थी. एंड जनरल डायर ने जो कि गोली चलाई थी.
काफ़ी बातें रहे। जनरल ओ डायर को जो कि हत्या करी थी किसने, जो उधम सिंह रहे, है ना, पंजाब के एक रहे। खैर काफ़ी बातें रहे, कैसे भी हत्या करी आपको पता ही होगा। इनके एक बुक था जो कि मतलब इनके कोर्ट में जाकर इन्हें डायरेक्ट जो कि शूट करी थी, है ना, जो कि बुक पर जो कि मोबाइल मतलब बुक को ऐसे जो कि काट कर ले गई थी, जो कि बंदूक जो कि यहाँ छुपा कर ले गई थी। काफ़ी सारी बातें रही। खैर और चेम्सफोर्ड वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहे। आगे देखते हैं। द मंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो कि प्राइमरी ऑल्सो जो कि नोन एज था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा जाता है। दे वेयर ऑल्सो कम्यून जो कि कॉमनली रेफर टू एज द मंट जो कि मंटफोर्ड जो कि रिफॉर्म द मंटफोर्ड जो कि रिपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जो कि एडविन मंटेगू रहे एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड लॉर्ड जो कि चेम्सफोर्ड वाइस रहे थे। दे एम टू इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट में जो कि ये इनकरेज करी थी। नंबर 9 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर, कौन से ईयर में रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई, वो था 1935 की यह बात है ना, जो क्या था यंग हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन से बनाया गया था। क्लियर। एंड ये भी ध्यान में रखिएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, इसके तहत हमने बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसी ईयर में तो आरबीआई की स्थापना करी गई। एंड इसके साथ ही साथ जो और क्या करी गई थी, जो बर्मा रहे ना, बुर्मा जानते हो ना, बुर्मा यानी म्यांमार जो रहे, इससे सेपरेट करी गई थी, ध्यान में रखिएगा इसी एक्ट के तहत। तो मतलब बुर्मा जिससे म्यांमार कहा जाता है, जो बर्मा बॉर्डर रहे, है ना, जो केजीएफ ना या फिर कौन सी मूवी में रहे, सालार मूवी में जो बर्मा बॉर्डर के बारे में बात करी गई थी, तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर ये जो बैंक है ना, आरबीआई बैंक की जो नेशनलाइजेशन करी गई थी कौन सी ईयर जानते हो ना, 1949 रहे नेशनलाइजेशन हुए थे। और क्या बात करें, तो ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि इसका हेडक्वार्टर तो अभी के टाइम में मुंबई में रहे, है ना। एंड चेयरमैन बताना, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वाज एस्टैब्लिश इन अप्रैल 1 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। इट वाज सेट ऑफ बेस्ड ऑन द जो कि कमेंडेशन ऑफ द यंग हिल्टन यानी हिल्टन यंग कमीशन के तहत ये स्थापना करी गई थी। ओरिजिनली इट वाज जो प्राइवेट जो कि एंटिटी थे, प्राइवेट एंटिटी एक थे ओरिजिनली, एंड विंग नेशनलाइज जो कि हुए जनवरी 1 1949, यही आपको बताया ना। नंबर 10 फेडरल कोर्ट वाज सेट ऑफ इन व्हिच ईयर, फेडरल कोर्ट की स्थापना करी गई 1937 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट ऑफ जो कि अक्टूबर 1 1937, एग्जैक्ट डेट भी याद रखिएगा, अक्टूबर 1 1937। मतलब एग्जामिनर कैसे भी घुमा कर क्वेश्चन पूछ ले, बस आपको तो याद ही होना चाहिए, अक्टूबर 1 1937। Under the provision of the Government of India Act 1935, it was inaugurated in Delhi as the apex judicial body to resolve dispute between the province and then the center में जो dispute हो रहा है बीच में, इससे जो कि मतलब सुलझाना, एंड acting as a predecessor to the Supreme Court of India। क्लियर। सो फ्रेंड आज के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।